अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, ख़ानदानी मसाइल और घरेलू मामलात पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे दरमियान मौजूद हैं कर्नल कुद्दूस और उनकी फैमिली। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है फरीद, आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक कर्नल साहब, मौसम बदल रहा है, आप अपनी सुनाइए। बस अल्हम्दुलिल्लाह यार, बस मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कुछ मसाइल ऐसे हैं घरेलू जो टेलीविज़न के ऊपर या प्रोग्राम में डिस्कस करते हुए थोड़ी सी शर्मिंदगी भी फील होती है, मगर फिर मैं सोचता हूँ कि ये है तो कहानी घर घर की। हाँ जी हाँ, इसे लाजमन डिस्कस करना चाहिए और आपके व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहिए। बिल्कुल। इसमें शायद कोई भलाई निकल आए। कर्नल साहब, जब तक कोई मामले को डिस्कस नहीं किया जाता मसला हल भी नहीं होता है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और ये जो अभी आपने मौसम की तब्दीली की बात की, इस हवाले से आपको मालूम है कि घर घर में कहीं नज़ला, कहीं खांसी, कहीं ज़ुकाम वो लाजमन घुस आता है। हाँ जी तो उन दिनों में देखने को मिलता है कि अगर बेगम साहिबा बीमार हों जी जी। तो वो तो एक तूफान खड़ा हो जाता है, बेशक हल्का सा नज़ला हो। हाय। अच्छा, और अगर बहू साहिबा बीमार हो जाएं, उनको कोई नज़ला, जुकाम, खांसी या तेज बुखार भी हो तो वो बहाने लगाने के जुमरे में आ जाता है। बहाने कौन से? बे एसी का मौसम नहीं है, एसी बंद कर दो। फुल एसी चला के सोएगी तो नजला जुकाम तो होगा ना। अरे बाबा, मत इस तरह की बातें किया करो। एसी बंद कर चुके हैं बच्चे, वैसे ही देखो सर्दी शुरू हो चुकी है और ये नज़ला जुकाम जो है वो सर्दियां जब आ रही होती हैं तो हो जाता है। अच्छा, एक मौसम से दूसरा मौसम, जैसे गर्मी जा रही है, सर्दियां आ रही है, जो ट्रांजिशनल वेदर होता है इसमें तबीयत खराब हो ही जाती है। जो मर्जी हो जी, कोई जिए या मरे, मामा ने तो यही कहना होता है कि बस बहाने लगा रही है। लो, मुझे क्या जरूरत है कहने की? नजर आता है तो कहती हूँ ना। बिटिया, मैंने तो महीना पहले का पंखा भी बंद कर दिया हुआ है। ओ जाने दो, खुदा के वास्ते क्यों हवा देते हो जलती को। मैंने खुद अभी 2 दिन पहले तुम्हारे कमरे में घुस के तो पंखा बंद किया है, इतना तेज चल रहा था। वो तो भाईजान गजरेला ठंडा करने के लिए चलाया हुआ था। गजरेला ठंडा करने के लिए आपने क्यों चलाया था? गजरेला आपके बेडरूम में क्या कर रहा था? वो अपने लिए प्लेट ढूंढने आया था। मिस्टर फरीद भाईजान, हम जंगलों में घूमने वाले लोग, हमें मौसम अफेक्ट नहीं करता। हाँ बिल्कुल। देखें, सर्दियां आते मैंने हाफ बाजू सिलवा ली। वाह। नहीं, ये तो खैर पागलपन है। ये कोई अक्लमंदी तो नहीं है कि सर्दियां आते ही आप हाफ स्लीव पहनना शुरू कर दें। दुरानी अलहदा ही बात करता है। चूंकि मेरा तो बड़ा प्यारा दोस्त है इसलिए मैं तो बहरहाल इंजॉय करता हूँ, मगर यहाँ हमारे यहाँ होता ये है कि बाकायदा 2 महाज बने हुए हैं और वो महाज आराई जो है वो बीमारी में भी नजर आ रही होती है। खुदा के लिए जाने दो, अगर कोई किसी को कोई थोड़ा बहुत कोई बुखार है या तबीयत खराब है, हाँ जी, कोई तबीयत नासाज है किसी की, तो एक दूसरे को देखो। एग्जैक्टली 100%। कुद्दूस साहब, आपने 2 लाख रुपए की बात की है। मिसाल फरीद साहब 1 लाख की बात है, लेकिन अब महंगाई इतनी हुई इसलिए कहा कि 2 लाख की बात की है। देखिए, मैं शिकार करने जाता हूँ, जानवरों को जंगल में मारने जाता हूँ, लेकिन अगर किसी जानवर की तबीयत खराब है तो मैं उससे एक्सक्यूज कर लेता हूँ। पिछले दिनों मैं शेर का शिकार करने गया हूँ। ओह माय गॉड, लायन का शिकार। मैंने देखा कि शेर की तबीयत खराब है, मैंने उससे सॉरी कर ली। दुरानी साहब, आपको कैसे पता चल जाता है कि शेर की तबीयत खराब है? फरीद साहब, मेरी बात पल्ले बांध ले पल्ले कि अगर शेर काम पे ना जाए तो समझ ले कि वो बीमार है। ये शेर काम क्या करता है? शिकार करता है, और क्या उसका जंगल में पीसी हो? मेरा पेटी भाई है शेर, पेटी भाई। वो अपना शिकार करता है, मैं अपना करता हूं। इसलिए शेर शिकार पे ना जाए तो समझ ले कि उसकी तबीयत खराब है या उसकी भाभी से लड़ाई हुई है। दुरानी भाई, हमारे घर की बात हो रही है, जानवरों की बात नहीं हो रही। तो जंगल भी मेरा घर है। और जब हमारे घर में जानवरों वाला सलूक एक दूसरे से शुरू हो जाएगा तो दुरानी फिर हमारे घर को भी जंगल ही समझेगा ना। जी, आपने मुझे कब देख लिया उसे पंजे मारते हुए? उसे तो पंजे नहीं मारती, बहू को तो मारती हो ना पंजे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप डैडी।
हालांकि आपको पता है डेली रूटीन में खाना शरफू बनाता है, लेकिन जैसे ही मामा को पता चलेगा कि पिंकी की तबीयत खराब है तो कहेंगे मुझे तो शरफू के हाथ का खाना पसंद ही नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे मैं बहू को भी कहूंगा कि इसकी भी ज्यादती है। बहू की तबीयत एक मिनट ठहर जाओ, साथ ही महफिले दुआ ना रख लिया करो। बहू की तबीयत खराब हुई, उधर से शरफू के घर से मैसेज आ गया कि जल्दी घर पहुंचो, उसकी वालदा की तबीयत खराब है। अब वो चला गया, भाई वो चला गया है। अब बहू ये फरमा रही हैं कि मेरी चूंकि तबीयत खराब हुई है इसलिए आपने शरफू को भेज दिया खुद। ये ज्यादती वाली, ये भी ज्यादती है। और मेरा मतलब है कि हर सिचुएशन को खूबसूरती से, मोहब्बत से और साफ दिल से हैंडल करना चाहिए। अच्छा, बहुत सारी चीजें और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनको आप दरगुजर करते हैं और दरगुजर करना चाहिए। भाई अगर नौकर किसी मजबूरी से चला गया है और आपकी तबीयत भी खराब है तो आप, मामू है अब्दुलसलाम, वो घर में है, सनी है आपका हस्बैंड, आप उनसे कह दें काम। अब्बू आपको तो पता है मैंने ऑफिस जाना होता है, मुझे टाइम की जल्दी पड़ी होती है। मैंने आज मामू से कहा कि मामू मुझे ब्रेकफास्ट बना दें। किचन से आवाज आई, मैंने तो अभी खुद नाश्ता नहीं किया, तुम्हें कहां से बना दूं। मैंने किचन के अंदर जाके देखा, परात में पूरा दुआना रख के काट के खा रहे थे। और फरीद साहब, अब्दुल सलाम दुआना ऐसे खाता है जैसे मगरमच्छ दरियाई घोड़े का कलेजा खाता है। मुझे तो साथ वाले हफीज साहब ने कहा था तुम्हारी आंखों से लगता है कि तुम्हें गर्मी हुई है, तुम दुआना खाया करो। ये हफीज साहब ने एक टाइम पे पूरा दुआना फरमाया था। साथ ये नहीं उन्होंने कहा कि ऊपर से एक पानी की बाल्टी भी पीना। हाय हाय, मेरे भाई को हैजा करवाना है आपने। कुछ नहीं होता तुम्हारे भाई को। भाई बात ये है कि अगर मुलाजिम नहीं है, अगर वो होता है तो थोड़ी सी भी गलती करता है ना तो फौरन फरमा देती हैं मौसूफा भी और बहू रानी भी कि इसे निकालें, ये करता क्या है। भाई ये करता ही कुछ नहीं है तो वो जाए ना जाए आपकी बला से, आप फिर अपना काम खुद करें। बिल्कुल कर्नल साहब, इतनी बुरी आदत पड़ गई हुई है इस दौर में घर वालों को, बच्चों को खास तौर पे, कि मुलाजिम चला जाए तो ऐसे उनको लगता है कि जैसे अब जिंदगी अजीरन हो गई। बिल्कुल। भाई खुदा रहा उठ के खुद भी काम करना सीखो जी। मुलाजिम अगर जो है वो आपकी कमजोरी बन जाएगा तो आप इतनी पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे गुजारोगे। सही कह रहे हैं आप। भाईजान, मैं तो शरफू के होते हुए भी अपने सारे काम खुद ही करता हूँ। जाने दे मामू, कुछ दिन पहले मैंने देखा आप दोनों हाथों से गेम खेल रहे थे और शरफू आलू वाले पराठे के नवाले तोड़ तोड़ के आपके मुंह में डाल रहा था। वो तो मेरी गेम फंसी हुई थी तो मैंने कहा पराठे ठंडे ना हो जाएं, वो मुझे खिला दे। गेम फंसी हुई थी तुम्हारी, काश तुम्हारे गले में पराठे का नवाला फंस जाता है। अरे दुरानी भाई, अपने हाथ से खाना भी नहीं खाते। मैं खुद जाता हूँ जंगल, हिरन को बातों में लगाता हूँ, फिर उसे शूट करता हूँ, खुद उसकी खाल उतारता हूँ, खुद हलाल करता हूँ, खुद पकाता हूँ और खुद ही खाता हूँ। हिरन पकाते हैं? खबरदार मेरे घर में घुसे तो। फरीद साहब, एक दफा मैंने पूरा हिरन पकाया, पूरा। अच्छा साबुत। अच्छा, तो ये पतीले का ढक्कन उठा के कहता है, दुरानी साहब आज देसी मुर्गा पकाया। फरीद साहब, जिस शख्स को मुर्गे और हिरन के साइज में फर्क का ही नहीं पता, मैं उसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं जा रहा हूं। डैडी बाहर ना जाएं, डॉगी खुला हुआ है। किसने खोला है? मैं तो ये समझता हूं फरीद साहब जी कर्नल साहब, कि जितनी देर तक आप अपने जोगे भी नहीं है आपकी जिंदगी अजीरन हो जाएगी। नौकर आ भी जाए तो खुदा के लिए अपने जोगे तो रहें। वो सारी जिंदगी में करती नहीं रही घर का काम, खाने बनाती नहीं रही। अब मेरा नहीं दिल करता मेरी बहू मुझे बना के दे। अम्मा, आप पे कौन एतराज कर सकता है, हम अपने काम खुद कर सकते हैं। लेकिन जब से शरफू गया हुआ है किचन पे मामू ने कब्जा किया हुआ है। जब भी किचन में जाए तो एप्रन पहन के ऐसे खड़े होते हैं जैसे टैंक मरम्मत होने के लिए वर्कशॉप में आया हुआ है। तो बेटा तुमने क्या काम करना है? तुम तो ग्रीन चिल्ली काट लो, तुम्हारे बाजुओं में खलियां पड़ जाती हैं। सनी, तुम तो ये बात बिल्कुल ही ना करो। इसी मामू ने तुम्हें पालकर जवान किया है। वैसे ये बात ना ही किया करो। नजर आ रहा है मामू ज्यादा पला है या सनी ज्यादा पला है। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, अब्दुलसलाम को फीडर बना के देती थी, जा जाके सनी को पिला। कमरे से निकल के
उसका ढक्कन उतार के पूरा फीडर मुंह लगा के पी जाता था। भाईजान मैंने तो एक ही मर्तबा पिया था, वो भी ये नहीं पी रहा था, मैंने कहा खराब ना हो जाए तो मैं पी लेता हूँ। नहीं, तुमने क्यों कहा खराब ना हो जाए? तुम कौन सा खराब छोड़ देते हो? एक दिन फूटा हुआ दूध पी रहे थे, मैंने कहा मामू ये दूध फूटा हुआ है, तो कहते कोई बात नहीं बेटा, रसगुल्ले भी इसी के बनते हैं। तो ठीक है, और क्या तांबे के रसगुल्ले बनते हैं? तांबे के भी बनेंगे तो तुम नहीं छोड़ोगे अब्दुल सलाम। ये देख रहे हैं आप, बाप बेटी मेरे भाई के पीछे पड़ गए हैं। मामा ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी वाकई तबीयत खराब थी, इसीलिए मैंने कहा कि मामू हांडी रोटी कर लेंगे। मामू मेरा भाई है, यहाँ कोई खानसामा नहीं लगा हुआ। ये बस यहीं से सारी खराबी शुरू होती है। अगर आपके भाई ने काम कर लिया तो वो खानसामा हो गया, बहू आप क्या खानसामा लेकर आई है? हाँ। यानी कि अगर घर में तमाम लोग बराबरी की बुनियाद के ऊपर घर के छोटे छोटे काम शेयर कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क कब पड़ेगा? जब आप किसी अपने चहीते को वो काम करने से मुतालिक उसको कहेंगे कि ये खानसामा तो नहीं है, या इसने ये काम कर लिया तो ये घर का नौकर हो गया। ऐसा मत कहिए। हाँ जी। समझ आई या पहली भी गई? तो मैंने कौन सी गलत बात कर दी है? वो मेरा भाई है, खानसामा नहीं है। खानसामा नहीं है तो क्या बिजली पानी का वजीर है? आप लोगों की ये बातें सुन सुन करना मेरा जी करता है कि मैं बंदूक उठाऊं और जी भर के बजाऊं। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वैसे PQN साहब इस वक्त तो कवाल पार्टी बहुत पावर में है। जनाब हर तेल मेहंदी पे कवाली का फंक्शन होता है। गोगे गोगे जिड्डे थैले भरते ने नोटां दे। हाँ जी। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। नाज़रीन, मुल्की सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे दरमियान मौजूद हैं रिवायती सियासतदान मलिक PQN। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरीद साहब, बहुत शुक्रिया। मैं बड़े दिनों से सोच रहा था कि किससे बात करूं, किससे मशवरा करूं। शुक्र है आपने प्रोग्राम में बुलाया, आपसे मशवरा भी हो जाएगा। क्या मशवरा लेना चाहते हैं? मशवरा ये लेना है जी कि अमरीकी सुंडी के हमले के बावजूद कपास की फसल इतनी ज़्यादा क्यों हो गई है? मलिक साहब, मैं सहाफ़ी हूँ, काश्तकार नहीं हूँ। तो इसीलिए तो आपसे मशवरा लेना चाहता हूँ कि आप माशाल्लाह एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और फैसला करने वाली कुव्वतों के साथ आपका बैठना उठना भी है। कुछ तो बताइए कि आइंदा इलेक्शन में कौन आएगा, क्या बनेगा। ये ना हो कि इतना पैसा लगा दें, करोड़ों रुपया, और इलेक्शन में सरमाया ही डूब जाए। सरमाया डूब जाए? क्या मतलब आपका? देखिए भाई, सीधी सीधी बात है, जिस घोड़े पे पैसे लगाते हैं इर्द गिर्द की आवाज़ सुन के लगाते हैं। कुछ तो उसके जीतने की उम्मीद होनी चाहिए ना, आंखें बंद करके तो पैसा नहीं लगा सकते। इसी तरह फरीद साहब, सियासत के मैदान में जब इलेक्शन होते हैं तो हम उसी सियासी घोड़े पे पैसा लगाते हैं जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा जीतने की उम्मीद हो। ये ना हो इतना सरमाया लगा दें और इलेक्शन में पता चले कि हमारा घोड़ा नंबर 1 तो आया है मगर पीछे से। तो पर सीधा कहे ना कि आप सियासत और इलेक्शन को कारोबार ही समझ रहे हैं। हाँ। तो बाकी सारे कौन सा अवामी खिदमत समझ रहे हैं? हुजूर, अगर सिर्फ खिदमत ही जहन में हो तो आज मुल्क के ये हालात ना हो। देखिए, ये तो सीधी सीधी बात है, मैं उनको भी बुरा नहीं कह रहा। कोई भी होगा किसी भी काम में अगर कूदेगा तो ये तो देखेगा ना कि कुछ ना कुछ तो फायदा होना चाहिए। मलिक साहब, ये बदकिस्मती से सिर्फ हमारे मुल्क में होता है, डिसेंट ममालिक में ऐसा कुछ नहीं होता। फरीद साहब, अभी डिसेंट होते हुए बड़ी दहाइयां लगेंगी। अभी मैं आपसे मशवरा लेने आया हूँ, लेक्चर लेने नहीं आया। खुदा के लिए कुछ थोड़ा सा बताइए, कौन सी पार्टी पावर में है? वैसे PQN साहब इस वक्त तो कवाल पार्टी बहुत पावर में है। जनाब हर तेल मेहंदी पे कवाली का फंक्शन होता है। गोगे गोगे जिड्डे थैले भरते ने नोटां दे। हाँ जी। ओ भाई, मैं एक सियासतदान हूँ, गवैया नहीं हूँ। एक मिनट ठहरिए जरा, हम कोई बात कर रहे हैं। जी जी, पूछिए। कुछ तो बताइए,
कौन सी पार्टी है जिसकी उम्मीद है सामने आने की? मलिक साहब, ताकत का सरचश्मा अवाम है और अवाम जिसको वोट देंगे वही पार्टी पावर में होगी। बिल्कुल। शाबाश, ये तो आपने वो वाला फैसला सुनाया जो घुड़दौड़ में एक दोस्त ने दूसरे से पूछा ना कि बताओ कौन सा घोड़ा जीतेगा। वो कहता है ये तो मुझे मालूम नहीं, मगर मैं ये शर्त से कह सकता हूँ कि जो भी जीतेगा वो होगा घोड़ा। और दूर ये तो मुझे भी पता है कि जिसको आवाम वोट देगी वही जीतेगी। मगर कुछ अंदाजा तो होना चाहिए ना कि कौन सी पार्टी इस वक्त पावर में है। मलिक साहब, $1 मिलियन क्वेश्चन है ये, $1 मिलियन क्वेश्चन। बड़े बड़े सियासतदान इस वक्त हैरान और परेशान हैं और यही सवाल पूछ रहे हैं कि कौन सी पार्टी पावर में है। बस फिर डूब गया, डूब गया, डूब गया। मलिक साहब, छोटा मुंडा नहर तो नहाउण गया सी। ओ भाई, एक सरमायादार के लिए उसका सरमाया छोटा मुंडा ही होता है। मलिक साहब, सियासत में सरमाया, वहां पे पोस्टर पे तो आपने लिखाया सियासत नहीं खिदमत। कहाँ गई खिदमत? अपनी खिदमत, जाती खिदमत, फैमिली की खिदमत, आल औलाद की खिदमत, अवाम की खिदमत नहीं। हाय हाय मलिक साहब, खुदा के लिए अवाम की खिदमत का भी सोचें। भाई जी, ਤੁਹਾਡਾ बड़ा लपेटे वोटर का मुंह है। मैंने एक मिनट ठहर जाओ, पहले पूछ लेन दियो। मुझे इस वक्त कोई और स्यापा पड़ा हुआ है, आप लोगों को अपनी पड़ी हुई है। जी जी। अच्छा ये बताएं जी, दूसरे नंबर पे कौन आएगा? चलो मेरा ख्याल है कि जो पहले नंबर पे आएगा दूसरा लाजमन उसके साथ मिल जाएगा हुकूमत बनाने के लिए। लेकिन मलिक साहब, दूसरे नंबर पे जो आता है कभी कभार वो अपोजिशन में भी उसको बैठना पड़ता है। बस फिर डूब गया, डूब गया, डूब गया। मेरा ख्याल है किसी दरिया दे कश्ती किराए पे पा बैठे ने। असल में फरीद साहब, जो सियासत को कारोबार समझ के पैसा लगाते हैं ना, इनको ये भी टेंशन होती है कि अगर हुकूमत में ना रहे तो बिजली गैस की चोरी भी बंद हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आप गौरी साहब। माशाल्लाह शुरू से खूबसूरत हैं या आपको कोई करंट लगा था? करंट मुझे नहीं लगा जनाब, और जब आप हारेंगे आपको करंट लगेगा। भाई ये तो बड़ा ही मनूस आदमी है। आप कुछ तो बताइए ना, कुछ तो कोई थोड़ा सा तो आइडिया होना चाहिए आपको। देखे ना कितनी अजीब सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त। मैं समझता हूँ कि सियासत का जहाज बड़ा हचकोले खा रहा है। जी जी, हचकोले खा रहा है सियासत का जहाज, आप जैसे लोटों की। वो असी तो सुने नहीं सकते। एक मिनट जी, एक मिनट, आप क्या बात कर रहे हैं फरीद साहब? आप मुझे लोटा कह रहे हैं? हुजूर, मेरी एक सोच है, मेरा एक नजरिया है। आपकी सोच और आपका नजरिया यही है कि हर हाल में इख्तिदार में होना चाहिए। अब उसके लिए कोई भी तरीका आप इख्तियार करें, 2 नंबर तरीका इख्तियार करें, लेकिन आप चाहते यही है कि हर हाल में इख्तिदार के मजे लूटें। इख्तिदार में रहना तो मेरा हक है, मजे बीच में आप क्यों कह रहे हैं? मैंने कौन सा असेंबली में पंगूड़े पे बैठना है? जहाँ बाकी लोग सीटों पे बैठे होते हैं वहीं मैंने भी जाके बैठना है। जी, बैठते तो असेंबली की सीट पर ही हैं, लेकिन उसी पे ही झूले लेना शुरू कर देते हैं। फरीद साहब, आपको एक बात बताऊं, अल्लाह के फजल से हम खानदानी सियासतदान हैं। मेरे बुजुर्गों ने भी, मेरे वालिद साहब ने भी और उनकी औलाद ने भी सिर्फ अवाम की खिदमत को मद्देनजर रखा है। अच्छा, इसीलिए आपके इलाके के अवाम का सत्यानाश हो गया है, कस्मा पुरसी की हालत के अंदर है। वो तो जहां थे उससे भी नीचे आ गए, मगर दूसरी तरफ आपकी जायदादें, आपके असासे, आपके मुरब्बे, आपकी गाड़ियों में ही इजाफा हुआ है। मलिक साहब, उनको क्या, आपके हलके के हर आदमी को पता है जितना पैसा आपकी फार्म हाउस की दीवार पे लगा है उससे कई गरीब लोगों की बेटियां भी आई जाती हैं। ओ काका, बड़ा तेरा सब तो निकी बेटी का मुंह है। बेटा वो काम भी मैं करता हूँ। अभी पिछले दिनों अल्लाह के फजल से हम 5-7 दोस्तों ने मिलकर 2 बच्चियों की शादी की है। बड़ा एहसान किया आपने अपने हलके के लोगों के ऊपर। लड़ते आप एमएनए का इलेक्शन है और कारकर्दगी आपकी ये है कि 4-5 दोस्त मिल के 2 बच्चियों की शादी करते, और वो भी सिर्फ आप इसलिए करते हैं ताकि फोटो सेशन करवा सकें। फरीद साहब, आप हैरान होंगे सुन के, मैंने आज तक कभी तस्वीर नहीं बनाई। मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूं। वो मेरे इलाके का एक फोटोग्राफर है जिसको मैंने 2-3 दफा झाड़ा भी है। वो आके तस्वीरें बनाता है। अभी मैंने कुछ दिन पहले
15 सिलाई मशीनें तकसीम की हैं अपने इलाके में। अच्छा, तो वो तस्वीरें बना के लेके अब, और 14वीं मशीन तक मुझे वो नजर नहीं आया। पता नहीं किधर से निकल रहा है, और 15वीं मशीन का वो उसने फोटो बनाया है और लेके दौड़ गया है। और मैं हल्फन कह सकता हूं कि मैंने किसी को नहीं कहा, उसने खुद ही जाके किसी अखबार वाले को दिया और उन्होंने अखबार में लगा दिया। मैं बल्कि उल्टा नाराज हुआ हूं कि आपने अगर अखबार में लगाया है तो मुझे तो भेजो अखबार। मेरा मतलब है कि अगर आपने तस्वीर लगाई है तो मुझसे पूछ तो लो। जी, तो उससे डर गया वो कहते थाने ना ला जे फोटो। यकीन मानिए फरीद साहब, मैंने तो अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहा है कि ये फोटोग्राफर अब कभी हमारे किसी फंक्शन पे नजर आए तो इसको पकड़ के मेरे हवाले करना है बस। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने इस फोटोग्राफर का इंटरव्यू किया हुआ है और उसने मुझे बताया है कि आप उसको माहाना कितनी तनख्वाह देते हैं। अगर आप कहें तो आपको चला के दिखाऊं इंटरव्यू। फरीद साहब, वो आप तो भाई हैं, आपने तो मशवरे के लिए बुलाया था और अब आप ये क्या आप कर रहे हैं? तो मशवरा लेना फिर। छोड़ दे, आप जैसे इतने बड़े जो माशाल्लाह हैं जर्नलिस्ट, और जो मैं समझता हूं कि एक नाम है जर्नलिज्म में फरीद रईस साहब का, तो फरीद साहब माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने कब जर्नलिज्म शुरू किया था? देख रहे हैं गौरी साहब, हवा का रुख कैसे तब्दील हुआ। हाँ जी। वैसे आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आप माशाल्लाह एक ये करंट अफेयर के शो में बैठते हैं। यकीन जानिए, मैं तो अब टेलीविजन देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि इस वक्त माशाल्लाह जो जर्नलिस्ट हैं वो कैसे पावर में हैं, कैसे ताल्लुकात में हैं वो माशाल्लाह, और कितने इख्तियारात हैं उनके पास। बहुत मिस करता हूं मैं तो जर्नलिज्म को। मलिक साहब, ये रोब, दबदबा, इख्तियारात, इस बारे में वो सोचता है जिसने पैसा बनाना होता है। आप जैसा शख्स जिस शोबे में जाएगा ना, वो शोबे का सत्यानाश ही करेगा। मेरा ख्याल है फिर ब्रेक ले लें। बिल्कुल, हम ब्रेक ले लेते हैं और तब तक आप सोचें कि आपने अब सियासत में करना क्या है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जिस तरह का इनका रवैया है, मेरा ख्याल है फिलहाल तो खारिज ही करता हूँ। अरे भाई, चश्मा तो हमने इसलिए लगाया कि टेलीविजन हर वक्त हमारी आंखों के सामने महसूस हो, और हम कोई वेल्डिंग का काम तो नहीं करते। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। नाज़रीन, आज हमारे दरमियान स्टूडियोज़ में एक बार फिर मौजूद हैं मुसलसल टीवी देखने वाले नाज़िर मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरीद, देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं ना टेलीविजन देखने की, भाई टेलीविजन अब सिर्फ एक इंजॉयमेंट नहीं है। अभी तो बाकायदा एक टेलीविजन उस्ताद बन चुका है। अच्छा, वो कैसे? भाई नॉलेज का मैं समझता हूँ समंदर है इस वक्त। आप कौन सा नॉलेज हासिल करना चाहती? हर चीज तो आपको मिल जाती है टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर। टेलीविजन की अगर चैनल्स गिनने शुरू कर दें, हर किस्म का चैनल है अब तो। जी जी भाई, हेल्थ के हवाले से बताया जा रहा है, एजुकेशन के हवाले से बताया जा रहा है, स्पोर्ट्स के हवाले से बताया जा रहा है, करंट अफेयर्स के हवाले से बताया जा रहा है। जी जी मलिक साहब, टीवी पे तो गोगा जी का चैनल चलता है, वो जानवरों वाला। अरे भाई, गोगा जी वहाँ चैनल में क्या हैवानात पे देख की बात कर रही होती है? इनको वो अच्छा परिंदे और जानवर दोनों इकट्ठे ही होते हैं जी। माशाअल्लाह। कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया के जो लोग हैं, टेलीविजन इंडस्ट्री के लोग, जी, वो बाकायदा प्लानिंग कर रहे हैं। वो इसको अब एक अहमियत ऐसी दे रहे हैं कि वो समझते हैं कि जो अगली नस्लें हैं हमारी, उनकी मेकिंग में, नस्ल बनाने में टेलीविजन बाकायदा एक बहुत बड़ा रहबर है।
अच्छा, तो हम लोगों ने उस तरह की अहमियत जानी नहीं अभी तक। मैं माफी चाहता हूँ, अब सब टेलीविजन के लोग बैठे हुए, माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। नहीं कोई बात तो मलिक साहब फिर हमारे यहाँ टेलीविजन नॉलेज का मंबा कैसे हो गया? ये बात तो है असल में। ये देखिए, आप लोग जब टेलीविजन का ड्रामा देखते हैं तो उससे आप कुछ ना कुछ तो हासिल कर रहे होते हैं। हाँ जी। मगर हम ये देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान के ड्रामे के अंदर जी कोई इस किस्म की चीज अब होती ही नहीं। यहाँ तो कोई इल्म नजर ही नहीं आ रहा कि अगले नस्ल को कुछ एजुकेट भी किया जाए, उनको कुछ सिखाया भी जाए। वो सिखाएगा कौन? अरे भाई यही तो बात है। देखिए सिखाएगा कौन? भाई सिखाना तो है टेलीविजन ड्रामा बनाने वालों ने। और वो उसका सबसे पहला जो कदम है वो है आपका स्क्रिप्ट, कहानी। अब देखिए कि अभी चंद दहाइयां पहले और एक किस्म के नामवर और बाकमाल मुसन्नफीन हमारे यहाँ मौजूद थे। अरे किधर गए आपके अहमद नदीम कासमी? क्यों नहीं ढूंढते आप कोई? और इशफाक अहमद आपको क्यों नहीं मिल रहा अभी तक? अमजद इस्लाम अमजद, अरे कहाँ चले गए आपके मुन्नू भाई? आपने इतना बड़ा चश्मा लगाया है, आप ही ढूंढ दीजिए। अरे चश्मा तो हमने इसलिए लगाया कि टेलीविजन हर वक्त हमारी आंखों के सामने महसूस हो, और हम कोई वेल्डिंग का काम तो नहीं करते। हम तो ये याद दिलाने के लिए यहाँ पे आए हैं कि खुदा के लिए भाई अभी भी बेशुमार शुअरा हमारे पास मौजूद हैं, मुसन्निफीन मौजूद हैं, बेशुमार बाकमाल कालम निगार मौजूद हैं। हाँ जी। उनसे इल्तिजा कीजिए कि भाई लफ्ज़ आपके गुलाम हैं। अब जब चाहते हैं, जब सोचते हैं, लफ्ज़ आपके सामने हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, और फिर आप उन बाकमाल लफ्ज़ों के साथ अगर मिसरा बना सकते हैं तो फिक्रा भी बना सकते हैं। आप देखिए शायर हजरात जो हैं भाई, तख्लीक अगर अल्लाह ताला ने उनको अनायत की है तो उससे खुदा के लिए आप लोग ड्रामे वाले भी फायदा उठाइए। ये देखिए ना, हमें याद है जब छोटे छोटे थे हम कासमी कहानियां देखते रहे, अहमद नदीम कासमी साहब के अफसानों की। हम तोता कहानी देखते रहे इशफाक अहमद साहब की। एक मोहब्बत 100 अफसाने देखते रहे होंगे। क्या क्या कमाल ड्रामा लिख दिया मुन्नू भाई ने। सोना चांदी दश्त आशियाना, एक से बढ़ के एक भाई। आप देखिए, आपको ढूंढने से मिलेगा, घर बैठे तो कुछ नहीं मिलता भाई, माँ सिवाय बेगम की झाड़ों के। वाह मलिक साहब, जो आपके एक्शन है ना, आप सियापा बहुत अच्छा कर सकते हैं। लो भाई, सियापा तो हमें उस वक्त पड़ा होता है जब हम टेलीविजन के सामने बैठे होते हैं और नई चीज कोई नजर नहीं आ रही होती। वो क्या कहते हैं पंजाबी में, पोंचों के वही कहानियां देख रहे होते हैं। ये देखो, वही होते हैं ना पोंचों के टाली थले। अब देखिए, हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हम ड्रामा मेकर्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, डायरेक्टर्स को और प्रोड्यूसर्स हजरात को, कि खुदा के वास्ते जब तक आप मुसन्निफीन बेहतरीन नहीं पैदा करेंगे, आपकी ना फिल्म इंडस्ट्री चल सकती है, ना आपका ड्रामा ही फैलेगा दुनिया में। कहाँ पहुंच गए लोग? आओ वही कुएं के मेंढक बने बैठे हैं, टपोसी मार के उधर पहुंच गए, टिपोसी मार के उधर पहुंच गए। अरे भाई बाहर निकलिए, समंदरों के मुसाफिर बनिए। अब तो ड्रामा क्या, फिल्म क्या, पूरी दुनिया में फैला रहे हैं।
मगर नाज़र मलिक साहब बन रहे हैं, अब तो बनना शुरू हो गए अच्छे ड्रामे, अच्छे मुसन्नफीन आ रहे हैं, आपने अच्छे मेरा डायरेक्टर्स ख्याल आ है रहे कहीं हैं। अपने मोहल्ले में मकान बनते देखा है और आपको किसी ने बता दिया ये ड्रामा है। नहीं, मैंने ड्रामे ही देखे, कुछ अच्छे ड्रामे आ रहे हैं आज। अरे बन तो रहे हैं, हम यही तो कह रहे हैं कि अगर 10 में से एक ड्रामा अच्छा होता है तो 9 खराब क्यों होते हैं? चलिए, अच्छे का आगाज तो हुआ है। अगर फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ ईद वाले दिन ही फिल्म लगाती है तो बाकी सारा साल कौन सा सड़कों के ऊपर शीशे बिखरे होते हैं? लोग क्यों नहीं बाहर निकल सकते? उस वक्त निकलेंगे जब आप एक अच्छी फिल्म उनको देंगे। अगर अच्छी फिल्म नहीं लगी होगी सिनेमा के अंदर तो लोग क्यों कर आएंगे भाई? क्यों कर जाएंगे? बताओ, आप बताइए, आप खुद बताइए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, अच्छी फिल्म लगेगी लोग बिल्कुल देखेंगे। आपकी बात यहाँ तक तो क्यों? बिल्कुल क्यों? दुरुस्त है। लगेगा नहीं हमारे पीछे, लगेगा नहीं हमारे पीछे। भाई देखिए, इंग्लिश फिल्म क्यों कई माह लगी रहती है सिनेमा? हाँ जी। इसलिए कि आप जाके जब देखते हैं तो उसका एक एक शॉट, एक एक डायलॉग, एक एक सीन, एक एक मंजर उन्होंने ऐसा बांध के रखा होता है आपको कि आप हिल नहीं पाते। आपको याद ही नहीं रहता कि मैं बेगम के साथ आया हूँ। वो तो जब उधर से कमर पे हाथ पड़ता है कि बड़े गौर से देख रहे हैं हीरोइन को, वो आपकी पुप्पो लगती है। फिर आपको याद आता है कि भाई बेगम साथ थे। इतना बांधा होता है उन्होंने आपको। सही कहा मलिक साहब, इंग्लिश फिल्म वाले बांध लेते हैं। ये गोगा भी फिल्म देखने गया, इसने पार्किंग में से किसी और की मोटरसाइकिल स्टार्ट कर ली, फिर वो फिल्म वालों ने इसे बांध लिया। मलिक साहब यहाँ आप वैसे ज्यादती कर रहे हैं, कहाँ आप उनका हमारे से मवाजना कर रहे हैं? उनका बजट कहाँ, हमारा बजट कहाँ, उनकी टेक्नोलॉजी कहाँ, हमारी टेक्नोलॉजी कहाँ? हम तो बहुत पीछे हैं अभी नाज़र मलिक साहब। हाँ जी। तो यही कहते रहेंगे हम पीछे हैं, हम पीछे हैं, हम पीछे हैं, हम पीछे। आगे जाने के लिए कुछ नहीं करेंगे। अरे मियाँ, बात तो यही कर रहा हूँ कि उन लोगों ने प्लान किया है, पूरा प्लान करके वो पूरी दुनिया में निकले हैं, फैल गए हैं। अभी आप देखिए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री वाले कहाँ पे पहुंच गए हैं। आप तो खुशकिस्मत हैं कि आपका टेलीविजन ड्रामा जो है वो पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। जहाँ जहाँ उर्दू और पंजाबी बोली और समझी जाती है, आप उसको मजीद फैलाने के लिए या मजीद मजबूत बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ बता सकती है हमें भी? हाँ जी। ये तो कहना चाह रहे हैं भाई आपके पास हर चीज मौजूद है, सिर्फ सरमाया ही तो नहीं सब कुछ होता। आप किसी वक्त तिनकों के साथ भी तो कमरा इस तरह का सजा लेते हैं कि अंदर घुस के इंसान हैरान रह जाता है कितना प्यारा लग रहा है। जरूरी तो नहीं है कि महंगा फर्नीचर और महंगे आईने और महंगी डेकोरेशन रख के आप कमरे को सजाएं। भाई सब कुछ हो सकता है, लेकिन बात है नियत की। जो बातें आप कर रहे हैं ना, उसके लिए नियत चाहिए। नियत होगी तो ये सब कुछ हो जाएगा, वरना सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा और आप अपना खून जलाते रहेंगे। अब की ना काम की बात बनता तो ये है कि आपकी एक पप्पी ली जाए। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अजीजी भाई, गोगे की जितनी भी शादी की तस्वीरें हैं, गोगा किसी तस्वीर में भी दुल्हन के पास नजर नहीं आया। सब तस्वीरों में देगों के पास खड़ा नजर आया। जी अजीजी, आज याद माजी में क्या याद करा रहे हैं हमें? यार मैं एक शादी पे गया हुआ था कल परसों तरसों, पता नहीं क्या तरसों कहते हैं। हाँ जी। वो शादी पे गया हुआ था मैं एक पे, तो मैं उधर देख के हैरान हो गया कि कुछ 7 को फोटोग्राफर थे। तड़ा तड़ फोटो में खींच रहे हैं, जो आ रहा है कोई जा रहा है कोई बैठ रहा है, टम 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 टम। मैंने कहा यार देखो जरा, ये किसी से कोई इजाजत, किसी से कोई शर्म नहीं, ये सब की फैमिलीज आ रही हैं, खवातीन आ रही हैं, वो तस्वीरें बनाते जा रहे हैं। तो मुझे एकदम याद आया कि शादियों के अंदर ये जो फोटोग्राफी होती थी वो फैमिली का बंदा कोई करता था। बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि वो कैमरा दूसरा होता, अब तो ये मोबाइल फोन है सबके पास। वो बाकायदा घर का या किसी दोस्त से लिया हुआ कैमरा जो होता था, वो घर का फर्द खुद फोटोग्राफी करता था, या फिर कोई कजन वजन जो बहुत ही एतबार वाला होता था, बिल्कुल इस तरह वो खींचता था तस्वीरें। और लड़कियां जो हैं, बच्चियां, बेटियां, बहनें,
वो तस्वीर उतरवाते हुए सख्त कतराती थी। हाँ, बिल्कुल आती थी और जो फोटो खींचने वाला था वो भी इतनी जरूरत नहीं था करता कि सब की खींचे जा रहा है, ना 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 ना। अच्छा, वो बाकायदा बड़े मोहतात अंदाज में तस्वीरें बनती थी। उसका मैं ये सोच रहा था कि अब जो ये बेतहाशा फोटोग्राफी और बच्चियों की, बेटियों की तस्वीरें जो हैं ख़वातीन की, वो हम चूँकि इतनी एहतियात नहीं करते तो उसके हमें अल्लाह सब की इज़्ज़त महफूज रखे। कई स्कैंडल सामने आए हैं, कई ब्लैकमेलर सामने आए हैं बच्चियों की तस्वीर को या ख़वातीन की तस्वीर को मिस यूज़ करते। बिल्कुल। तो उस वक्त उन तस्वीरों को खींचने के बाद वो जो रील होती थी वो बाकायदा वो बच्ची का बाप या भाई कोई वो अपने कब्जे में ले लेता था, बिल्कुल कर लेता था कि ये भाई मुझे दे दे, इधर संभाल के रखनी है। फिर घर का कोई समझदार सियाना जो है वो उन रीलों को लेके तो फोटोग्राफर की दुकान पे जाता था और खुद पास बैठ के उनको धुलवाता था। हाँ जी, और धुलवा के फिर वो देख दूख के तो बताता था जी ये वालियां तस्वीरें बना दो या सारियां बना दो। फिर वो नेगेटिव और तस्वीरें सारी अपने कब्जे में करता था। बिल्कुल कि वहां फोटोग्राफर की दुकान में भी कोई नेगेटिव या कोई तस्वीर ना रह जाए। सही। बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाता था। बच्चियों की तस्वीरों के हवाले से, फैमिली की तस्वीरों के हवाले से, खवातीन की तस्वीरों के बनाने के हवाले से इंतहाई मोहतात होते थे लोग। हाँ जी अजीजी भाई, ये कैमरा मैन जब ये मूवी बनाने आते थे नए नए, अच्छा मुझे याद आया जब फोटो खींचते थे ना तो जुल्फी जैसा ऊपर एक बना होता था, उसको करते थे कड़े। अभी अजीजी पीछे शादी में मैं और मेरी मिसेस फोटो बनवा रहे थे तो वो कैमरामैन ऐसे कह रहा, तो मेरी बीवी को कह रहा जरा इधर देखें। मैं क्या ये तो मैं कहना है ना कि चारों इधर मैं कह। ये बात है, मेरा मतलब है ये छोटी छोटी चीजों को बड़ी खुददारी के साथ और बड़े ध्यान से हैंडल किया जाता है। अजीजी, लेकिन महसूस तो अब यही होता है जो बात तुम बता रहे हो कि ये बात तो वाकई अब याद माजी ही महसूस होती है। सर वो याद माजी कही है, आप छोड़ो ना जी ब्याह शादियों को। अब तो बच्चियां हर दुकान पे, हर चौक में, अपनी यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, नहर के पुलों के ऊपर खड़े होके, छतों पे खड़े होके खुद ही सेल्फियां बना बना के तो तड़ातड़ सोशल मीडिया पे शो शाह के लिए फेंकती हैं। किस किस को जी भाई जान, अब तो टिकटॉक बहुत बनाती हैं यार। ये गोगे की टिकटॉक से मुझे याद आया, उससे पहले मैंने वो जो गोगे की तरह का कैमरा होता था वो भी देखा हुआ है। उसके ऊपर काला कपड़ा डाला होता था, वो हाथ डाल के। हाँ जी, लग के बंदे थे जिन कड्डन डे, हाथ डाल के भी उसमें कैमरे में वो सर भी ऐसे घुसा देता। हाँ, बड़ी अजीब सी सूरत हाल। पर खैर फोटोग्राफी तो बहुत ही पुरानी है। ये जो हाथ डाल के तो वो तस्वीर खींचते थे, बीच को दीवा या रख के और ऊपर कपड़ा डाल के, उस वक्त तो गोगे जैसे बंदे ये भी कह लेते थे एक मिनट ठहर जा यार मैं तेरा खुशबू ला लूं। तो खुशबू लगा के तो फोटो खिंचाते थे। उन्होंने ये हुंदा सी कि भाई जी खुशबू भी आनी चाहिए। अजीजी भाईजान, जुल्फी जैसे कई लोग बॉडी बिल्डरों के जिस्म पे अपना मुंह लगवा लेते थे। हाँ जी हाँ जी, और वो जो फोटोग्राफर होता था ना वो पुराने कैमरे वाला, जी जी, उसने पिछली स्क्रीन जो है उसके ऊपर को फोटो भी बनवाई होती थी शेर की या हिरन की। तो गोगे जैसे जो है ना वो उसके ऊपर ऐसे हाथ भी कर लेते थे, शेर के ऊपर, शेर ते हाथ रखे। हाँ जी हाँ जी, उसने और भी प्रॉप्स रखी होती थी, पगड़ी और पिस्तौल और गात्रा या गले में डालने वाला। हाँ, ये तो खैर चीजें हम पहले भी एक दफा डिस्कस कर चुके हैं। आज जो मुझे याद आ रहा था वो ये याद आ रहा था जी कि खवातीन की तस्वीर उतारना ये एक बाकायदा कितना मुश्किल मरहला होता था। हाँ जी, और कितना तय किया जाता था उसके लिए। अब जो बच्चियां हमारी जो हैं वो तस्वीरें अपनी वो सेल्फियां सुर्खियां हर 2 मिनट के बाद बना लेती हैं। सुर्खी लगाई तो सेल्फी बना ली, बाल ठीक किए तो सेल्फी बना ली, नया ड्रेस पहना तो सेल्फी नया बना ली। ड्रेस पहना तो सेल्फी बना ली, भरा के पीछे मोटरसाइकिल पे बैठे तो सेल्फी बना ली। पहले तो रिश्ता लड़की लड़के का होता था तो लड़की की तस्वीर भेजना भी बड़ी बुरी बात समझी जाती थी। हाँ, वो तो अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं भेजते। मतलब बड़ी ही अहम समझा जाता था कि भाई बच्ची की ये धी की तस्वीर है, बेटी की तस्वीर है,
ये कहीं इधर उधर ना निकल जाए, ये कोई मिस यूज ना हो जाए, कोई उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है, एहतियात बरती जाती थी। अब वो चीजें सारी शादी में खत्म होती हुई नजर आती हैं, क्योंकि अब तो वो जो फोटोग्राफी हो रही होती है वो दूल्हा दुल्हन की तरफ अगर आ जाए तो वो सोच ही नहीं है मेरे जैसे पुराने लोगों की कि वो बाकायदा पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाके उनको, और वो फोटोग्राफी हो रही होती है उनकी, फोटो सेशन, आउटडोर फोटोग्राफी का एक अब तो हाँ बाकायदा वो हीरो हीरोइन वाले एक्शन उनसे करवाए जाते हैं, मेहंदी पे ही सरेआम बैठ जाते हैं दूल्हा दुल्हन अब तो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पहले ऐसा नहीं था, वो जब तक निकाह नहीं हुआ होता था जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और लड़की का लड़के के पास बैठना जो है वो नामुमकिन, मोहल्ले में नहीं जाने देते थे। हाँ मतलब बहुत ज्यादा असूल थे जिनका ख्याल रखा जाता था। अजीजी भाई, गोगे की जितनी भी शादी की तस्वीरें हैं, गोगा किसी तस्वीर में भी दुल्हन के पास नजर नहीं आया, सब तस्वीरों में देगों के पास खड़ा नजर आया। इसके लिए तो देगी इसकी दुल्हन है। अजीजी उस वक्त कोई सियाना बंदा दूल्हे ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਤੂੰ ਕਰਨੇ ਜਾ ਬਾਹਰ ਦੇਗਾ ਕੋਲ ਜਾ। ऐसा ही है। इंतहाई सादा दौर, बहुत ज्यादा इंतहाई मोहतात दौर था, इंतहाई हया वाला दौर था। उसको हम बिल्कुल, अब कुछ लोग जो हैं वो चूंकि इतने मॉडर्न दौर में घुस गए हुए हैं हम लोग कि कुछ लोग इसे बुरा महसूस करते हैं, ये क्या बात हुई भाई, ये बड़ी अहम बात है, ये बड़ी अहम बात है। ये जो हमारे बुजुर्ग इस तरह के रस्म और रवाज कायम किए हुए थे जी। उनकी को मत नहीं मारी हुई थी वो बाकायदा अपने तजुर्बे और अपने मुशाहिदे के हिसाब से उन्होंने ये असूल बनाए थे। जी हाँ, इज्जत हया तो सब कुछ होता था। जी 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 जी, इतनी इज्जत, इतनी हया, इतनी शर्म। भाई मियाँ बीवी जो है ना, दूल्हे का अगर बड़ा भाई है या दूल्हा दुल्हन है या दूल्हे के को भाई ने अपनी बेगम के साथ तस्वीर बनानी है, हाँ जी। तो बकायदा बुजुर्गों से परे ले जाता था फोटोग्राफर को। उधर को बुजुर्ग खलोते हैं यार उसको नहीं चाहिए, उधर भी को खलोते हैं यार उसको नहीं चाहिए। एक कपल फोटो खिंचवाने के लिए 2.5 किलोमीटर करता था। गोगे, अजीजी को अपनी शादी वाली फोटो तो दिखाओ। इसने गले में हार पहना हुआ है, दुल्हा लग ही नहीं रहा, लग रहा है भेड़ुआ की लड़ाई च छतरा जीते है। शुक्र है नहीं सु कह देता कि हार पा के आप छतरा लगन दे। ये गोगे जैसे दूल्हे को प्रॉब्लम ही होती है, ना गाड़ी में पूरा आता है ना घोड़ी बिठाती है, अखीर बस च वाड़ के ले जाते हैं। गौरी भाईजान जब मेरी शादी हुई थी ना तो जंग लग गई सी। हाँ जी, और जंग कुड़ियां ने शुरू की थी सी कि लैके साडे घर क्यों आए हो। ले लो बाबूजी ब्रेक। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, जिस दरवाजे से शक अंदर आता है, मोहब्बत और एतमाद उस दरवाजे से बाहर निकल जाता है। वाह, जबरदस्त। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।